6 या 7 क्लास की एनसीईआरटी में कहीं एक चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। एक दिन अरविंद स्कूल से घर आया, आकर उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, उसमें एक ड्रामा होगा, ड्रामा में मैं भाग लूंगा और मैं उसमें राजा बनूंगा। मम्मी बड़ी खुश हुई और मम्मी सोचने लगी कि मेरा अरविंद जब लड़कती हुई तलवार और फड़कती हुई मूंछों में मंच पर चलेगा तो कितना सुंदर लगेगा। और अरविंद ने मम्मी को कहा कि मम्मी मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे वीणा दिला कर लाओ। क्या दिला कर लाओ? वीणा। वीणा आती है? मुझे एक वीणा दिला कर लाओ, क्योंकि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं स्टेज पर बैठूंगा और वीणा बजाऊंगा। मम्मी सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा कौन राजा था जो वीणा बजाया करता था। आओ बच्चों, आज तुम्हें हम समुद्रगुप्त की कहानी सुनाते हैं। इसका मतलब समुद्रगुप्त क्या बजाता था? हमें क्या पता, उसने सिक्कों पे खुदवा रखा है, उसने सिक्के चलाए खुद के। तो उसको पूछा गया कि सर फोटो कौन सी लगाए, उसने कहा रुक वीणा ला, पोज लेने दे एक बार। ये लगा। एक राजा कह रहा है कि सब तलवारें तो सब चलाते हैं, तलवारों की टंकार तो हर किसी को आती है, मैं वीणा की झनकार भी जानता हूं, मैं दिन में तलवार चलाता हूं, शाम को वीणा बजा लेता हूं। बताओ बच्चों को, ये भी तो सोर्स है। हम जानते हैं ना कि एक राजा को क्या बजानी आती थी। समुद्रगुप्त वह राजा है जिसने पूरे भारत पे कब्जा किया। भारत छोड़ो, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, अफगानिस्तान, ये नेपाल वाला पूरा इलाका वो भारत के अंदर ले आया था। सब जगह उसके सबऑर्डिनेट्स राज कर रहे थे। तो कितना बड़ा राजा रहा होगा वो। उसके इलाहाबाद के अंदर जो अभिलेख लगा हुआ, वो खूब सारी बातें लिखता है, ये भी उसके अंडर, ये भी उसके अंडर में, ये भी उसके अंडर में। उसके बावजूद समुद्रगुप्त के बारे में आईएएस में सबसे बार कुछ अधिक सवाल पूछा गया तो यह है कि कौन सा राजा वीणा बजाता था। लड़े सब थे भाई, कोई कम लड़ा और कोई ज्यादा लड़ा, पर वीणा बहुत कम लोगों ने बजाई है। उनमें से कौन है? सिक्कों से पता चलता है। सिक्के नहीं होते तो क्या पता हमें इस बात का पता चलता है नहीं चलता, वो लिखवाते कि नहीं लिखवाते, बस सिक्कों पे तो फोटो है उसका साफ साफ। इस प्रकार की चीज भी हमने आगे पढ़ा है। स्थापत्य कला लिखा है इसमें, आर्किटेक्चर मतलब मकान, स्थापत्य कला मतलब मकान ही हो गया। हम कोई पुरानी बिल्डिंग देखते हैं तो उससे पता चलता है कि उस समय का आर्किटेक्चर कैसा था। आर्किटेक्चर मैं अभी आप कह रहा था कि मैं इंटीग्रेटेड वाले बच्चों को घुमाने के लिए लेके गया, आभानेरी की चांद बावड़ी देखने के लिए हम गए। उल्टा मंदिर है। जो बावड़ियां है भाई, नॉर्मली मंदिर कैसे बनता है? यही तो है। उन्होंने उल्टा बना दिया। जमीन में नीचे की तरफ इस शेप के अंदर चले गए। वो सीढ़ियां बनाई है उन्होंने, सारी सेम साइज की, सब सेम लेंथ के ऊपर। एक पे यहां इतना धरोगे तो अगला भी इतना ही धरा जाएगा। आर्किटेक्चर ही तो है। अपने को पता चलता है यार कैसे वो बनाते थे, कैसे नहीं बनाते थे, ये सब चीजें। आप जोधपुर जाओगे, वहां जोधपुर के अंदर किसी बावड़ी का नाम देखोगे, तंवर जी का झालरा, तूर जी को झालरो। क्या है तूर जी का झालरा? सर झालरा तो तालाब होता है, तूर जी तो तूर जी आपने बोलना शुरू कर दिया। वो कोई तंवर रानी थी, वो बना के गई, तो तंवर जी का झालरा था। तो सर रानी ने बनवाया था क्या? हाँ। तो क्यों बनवाया उसने? ज्यादातर पुरानी बावड़ियां, ज्यादातर पूरे तालाब रानियों के बनाए हुए हैं। इसका उसे लगता था कि मैं फ्री क्यों बैठूं, धन तो है मेरे पास, बनवाती हूं ताकि जनता के काम आए, मेरा नाम हो। इसका मतलब हमें पता चलता है कि महिलाएं भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती है, जबकि हम दूसरी तरफ ये पढ़ते हैं कि केवल वो घूंघट के अंदर अंदर ही बैठी रहती थी, उनका बाकी कोई योगदान नहीं था। यहां बावड़ियों के नाम ही है, रानी जी की बावड़ी। नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? रानी प्रेमल देवी ने बनवाई। त्रिमुखी बावड़ी किसने बनवाई? रानी रामरस दे ने बनवाई। जाना सागर तालाब किसने बनवाया? कि राज सिंह की माता जाना दे राठौड़ द्वारा बनवाया गया। कितने कितने निर्माण कार्य हैं। वो आर्किटेक्चर केवल ये नहीं बता रहा कि ये बावड़ी बनी हुई है, वो ये भी बता रहा है कि इसको बनाने वाले कौन थे। राजसमंद झील है, राजसमंद झील का नाम सुना है? 1676 में बनके कंप्लीट हुई। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसको बनाने में 1,07,826 रुपए 25 पैसे लगे थे। ये तक लिखे हैं। पत्थर कितने का आया, कहां से लाए, मिस्त्री कौन कौन थे, कहां से बुलाए, मिट्टी कहां से मंगाई, चूना कहां से लेके आए, मिस्त्री कितने लगे थे, कितने दिन काम चला था, पूरी नरेगा है। हम कैसे जानते हैं इस प्रकार की चीज नहीं होती।
वो अभिलेख, उसका आर्किटेक्चर, इन सब बातों की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि हमने तब बनवाई जब अकाल पड़ा था। इसका मतलब अकाल राहत कार्य चलाते थे वीबी जी राम जी। सरकार की नरेगा क्या है? अकाल राहत कार्य तो है। इसका मतलब पुराने है, ये सब वो पहले ही चला रहे थे। तभी जाइए आप आज घर पे जाके फोटो देखिए, उमेद पैलेस जोधपुर, फोटो देखिए केवल उसका, मजा आ जाएगा। फोटो देखा, अरे यार क्या बिल्डिंग बना रखी है, पूरी अकाल में बनाई। अकाल पड़ा हुआ था, राजा के पास लोग गए, लोगों ने जाकर, राजा जी भूखे मर रहे हैं, क्या करें? राजा ने कहा कोई बात नहीं, योजना चलाते हैं, काम के बदले अनाज योजना। कौन सी? दिन में काम करो, शाम को अनाज ले जाओ। लोगों को रोजगार मिला, लोगों को अनाज मिला, राजा जी के महल बना। आज हमारा पर्यटन स्थल है। आर्किटेक्चर कितनी सारी बातें बता रहे हैं। अगला क्या पढ़ा हमने? चित्रकला। कौन सी? आज के 5,000 साल पहले, 50,000 साल पहले मनुष्य गुफाओं में रहता था। उन गुफाओं में उसने पेंटिंग बना ली। एक कोई पेंटिंग देखी, उस पेंटिंग में यह है कि एक आदमी एक पशु को मार के ला रहा है। एक महिला बैठी बैठी उसकी चमड़ी उतार रही है। दो चीजें पता चली, पुरुष शिकार करके लाता है, घर के काम महिला करती है। एक ये पता चली कि उनका मुख्य खाना पीना यही रहा होगा। एक चीज ये पता चली कि इसका मतलब मुख्यतः वे लोग शिकारी थे। शुरुआत के जो भी लोग रहे थे, उनके खान, उनकी आर्थिक, उनकी सामाजिक, उनकी पॉलिटिकल सारी बातें पेंटिंग बता गई। 50,000 साल पहले किसी ने गुफा में बैठे बैठे यूं अपने घर की पेंटिंग बनाई। हमें बहुत कुछ बताती है कि वो कैसे लोग थे, खाद्य संग्राहक थे, क्या कलेक्ट करते थे, कहां से कलेक्ट करते थे, शिकार किन चीजों का होता था, उस शिकार में क्या भूमिका थी, महिलाएं क्या करती थी, सारी चीजें वो पता चल रही है। हमें और कोई पेंटिंग मिलती है और उस पेंटिंग के अंदर हमें भगवान कृष्ण की पेंटिंग है। कब की पेंटिंग है साहब? इस साल की पेंटिंग, उसने सन लिख रखा है, हमें पता चलता है ना। इसका मतलब कृष्ण की भक्ति कब से हो रही है, कौन से क्षेत्र में किन की भक्ति ज्यादा हो रही है, ये सब चीजें पता चलती है। अगला क्या है? कौन सा है? कितने हजार साल पहले की हनुमानगढ़ साइड से हमें मूर्तियां मिली है। कोई भगवान कृष्ण ने कोई गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। आपको सर ये कहानी तो हमें भी पता है, इससे ये पता चलता है ना कि 2000 साल से कहानी चल रही है। वो नहीं, नहीं है भाई साहब, हमारे पुराने लोग भी इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। और तब की तो मूर्ति है कि अब तक कहानी तो उससे भी पुरानी हो। हम कितने बातों के जवाब दे पाते हैं। मैं आप कहूंगी सर, आजकल आप जिन देवताओं की पूजा करते हो, इनकी पुरानी पेंटिंग नहीं मिलती। इनकी पूजा अभी शुरू हुई होगी, पहले इनकी पूजा नहीं करते होंगे, पहले दूसरी चीजों की पूजा करते होंगे। ये सब सोर्स है, ये पता चलते हैं, तो इनसे हमें खूब सारी बातें पता चलती है। हमें कोई एक पेंटिंग किराड़ू, बाड़मेर में एक जगह पड़ती है किराड़ू, वहां जो मंदिर है वहां पर एक मूर्ति मिली है। उस मूर्ति में एक महिला के हाथ में बुक है, सुन पड़ती होगी। मैं जिस आभानेरी की अभी बात कर रहा था, वहां कोई महिला के हाथ में धनुष है। रणकपुर में जैनों के मंदिर है। जैन, जैन शब्द दिमाग में आते, आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? अहिंसा। अहिंसा ही तो आती है, जैन बौद्ध, ये दिमाग में अहिंसा। रणकपुर में जैनों के सबसे बड़े मंदिर है। उन मंदिरों के बाहर बाहर जो मूर्तियां लगी हुई है, उनमें पुरुषों के हाथ में हथियार लिए हुए और सब लड़ने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने कहा साहब अहिंसा तो है, लेकिन समाज में तो युद्ध हो रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछा आरपीएससी ने, रणकपुर के जैन मंदिरों में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? एक ऑप्शन ये दिया उन्होंने कि दीवारों के ऊपर अस्त्र शस्त्रों का अंकन किया गया, वेपन्स एनग्रेव किए गए उनके ऊपर। वो स्टूडेंट नॉर्मली सोचे तो उसको लगे अरे यार, जैन रहे होंगे तो हथियार तो मर ही नहीं रहे होंगे, है कर रखे हैं। समाज उसी प्रकार का था, जैसी सोसाइटी है वैसा वैसा किया जाएगा वहां पे। हम आगे बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे कि हमारे ज्यादातर राजा महाराजाओं के सेनापति जो हुए वो जैन हुए। खूब सारे सेनापति। हम जब राजस्थान के संदर्भ में उन चीजों को देखते हैं तब अपन लगता है कि यार चीजें वैसी नहीं है जैसी सोचते हैं। हम नॉर्मली सोचते हैं कि सेनापति रहा होगा तो कौन रहा होगा? राजा चौहान है तो उनके सेनापति भी कौन रहे होंगे? चौहान ही रहे होंगे। सेनापति है सिंघवी, सेनापति है लोडा, सेनापति है कोठारी। ये क्यों है?
उनका भी मुख्य योगदान रहता होगा। इंटेलिजेंट आदमी रहा होगा, राजा ने कहा होगा यार तुम जाओ। भामाशाह का नाम सुना है सबने? क्यों सुना भामाशाह का नाम? महाराणा प्रताप को रुपए दिए थे, दानवीर थे। दो भाई थे, भामाशाह और ताराचंद, सारे युद्धों में लड़े, सारे युद्धों में भाग लिया हुआ है। ये सब चीजें कैसे पता चलेगी? जब हिस्ट्री की सोर्स पता चलेगी। लास्ट वाला और लिखा हमने, क्या लिखा है? एक्सकेवेटेड रिमेन्स, उत्खनन। उत्खनन का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है खुदाई। जमीन खोदी और जमीन को खोदने के बाद में क्या मिला? अभी अभी आज, अभी जब 8:39 हो रहे हैं, आज भी आपने जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया डीग, उसमें एक जगह है बहज। कौन जगह है? खुदाई चल रही है बहज की, पिछले 12 महीनों से खुदाई चल रही है उधर। वहां से हमें अश्विनी कुमारों की मूर्तियां मिली है। किसकी? कौन थे सर अश्विनी कुमार? दो भाई थे जिन्हें हम देवता के रूप में जोड़े में पूछते हैं, युग्म कपल। दोनों भाइयों को एक साथ पूजा जाता है। क्या सर हम तो नहीं पढ़ते इनको? अरे अश्विनी कुमार वे थे जिन्होंने हमारे एक ऋषि को, जिनका नाम था च्यवन। कौन से ऋषि थे? और च्यवन ऋषि को आशीर्वाद दिया था कि जाओ कभी भी बूढ़े नहीं होगे तुम, हमेशा हमेशा तुम यंग बने रहोगे, युवा बने रहोगे हमेशा। कौन से ऋषि को? किसने क्या वरदान दिया कि हमेशा क्या बने रहोगे? इसलिए च्यवनप्राश, इसलिए कंपनियों ने च्यवनप्राश उतारा कि साहब जैसे च्यवन ऋषि बूढ़े नहीं हुए थे, तुम च्यवनप्राश खाओ, तुम बूढ़े नहीं होगे। पता चलता है। आप में से कईयों को लगता है सर च्यवनप्राश तो हम बचपन से जानते हैं, ये नहीं जानते थे ना। ये हिस्ट्री बताती है। जयपुर में कहीं घूमते होंगे आप, या इधर उधर कहीं नेट पे देख लेते होंगे, एक ब्रांड है तनिष्क, नाम सुना होगा? किस चीज का? ज्वेलरी का। आपका सर ज्वेलरी, क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब सोना। क्या मतलब है? यही तो जोड़ा है, तनिष्क तभी तो होगा। टाटा ने दुकान खोली हो, टाटा का निस्क, टी निस्क, टी जोड़ते क्या हो गया? अब पता चलता है कि अच्छा निस्क का मतलब ये होता है क्या, तब इसका मतलब ये हुआ क्या। हिस्ट्री बताती है। ये आर्कियोलॉजिकल। दूसरा हमने एक सोर्स पढ़ा, इसके अंदर साहित्य। कौन सा पढ़ा है? बताने की आवश्यकता नहीं, पुरानी जितनी भी किताबें। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी जब हम सोर्स पढ़ेंगे ना, कि लिटरेरी अभी लिखने नहीं, हम 4 पढ़ेंगे कि राजस्थान का इतिहास कौन कौन सी किताबों में। राजस्थानी, संस्कृत, फारसी और, इंटरेस्टिंग नहीं लगता इनमें हिंदी नहीं है? क्योंकि वो भाषा ही हमारे राजस्थान में 1947 के बाद आई। बहुत पुराने काल में भाषा कौन सी थी? अलग अलग टूट के बनी, तो हमारी कौन सी हो गई? मुसलमान आ गए तब, और अंग्रेज आ गए तब। भारत बना, जब हम भारत में मिले तब हिंदी आई। तो पुरानी जो भी किताबें हैं उनके अंदर नहीं मिल रही। आज आज आप कह सकते हो कि सर नहीं सर मैंने तो एक हिंदी की बुक पढ़ी थी सर। अब की है, पुराना जो भी इतिहास है वो हिंदी किताब में थोड़ी राजस्थानी का, राजस्थान का, वो इन किताबों में मिलेगा। तो हमें पता चलता है कौन सी भाषा का डेवलपमेंट किस समय में हुआ है। अब एक लास्ट वाला हमने लिखा, वो बड़ा गजब है। कौन सा लिखा है? आर्काइवल, पूरा लेखिए। क्या होता है पूरा लेखिए? जब हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद में जो राजाओं के डॉक्यूमेंट्स थे वो अलग अलग जगह पे रखे गए, स्टोर बनाए गए। उन स्टोर्स को बोलते हैं अभिलेखागार। क्या बोलते हैं? ना अंग्रेजी में कहते हैं आर्काइव्स। क्या बोलते हैं? भारत का नेशनल आर्काइव जो बनाया गया वो बनाया गया दिल्ली। राजस्थान का जो स्टेट आर्काइव्स बनाया गया वो बनाया गया बीकानेर। क्या बनाया गया? बीकानेर। वहां पर वो चीजें रखी गई। हिंदी में उनको बोलते हैं अभिलेखागार। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछे राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्काइव्स कहां पर है? कहां पर है? दिल्ली। राजस्थान अभिलेखागार या राजस्थान आर्काइव्स कहां पर है? कहां पर है? बीकानेर। वहां पर वो डॉक्यूमेंट्स रखे गए। उन अभिलेखागारों के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, जो सामग्री रखी गई है, उनको हम कौन सी सामग्री बोलते हैं? आर्काइवल। क्या बोलते हैं? क्या लिखवा रखा है सर? उन्होंने सभी लिखवा दिया, उन्होंने कुछ ही नहीं छोड़ा। उन्होंने ये भी लिखवाया है कि ये क्या इंटरेस्टिंग नहीं लगता आपको कि हम नॉर्मली जब कहानियां सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं कि एक राजा की 10 रानी थी। पढ़ते हैं हम?
अपने घर में 10 लोग तो होते ही नहीं है आजकल, 4-5 लोग होते हैं। उसमें भी शाम को मम्मी के सामने ये टेंशन रहती है कि सब्जी क्या बनाऊं। पूछती है मम्मी क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे। तो एक राजा के 10 रानियां हैं, राजा के 10 भाई हैं, बाकी भी 5-5 लाए। 9 पंजे 45, 10 उस वाली 55। उसके पिताजी मर गए, उनकी भी तो 10 रानियां थी, उनमें भी हो सकता है 4 चली गई हो, 6 तो बैठी है। पिताजी के भी कई भाई थे, उनकी भी तो बैठी होगी। तो 101 तो महिलाएं रहती है अंदर। जहां रानियां रहती है वो अंदर रहती थी वो। सौ लोगों की सब्जी तो डेली बनानी, ये भी तो अपने आप में टेंशन है ना। उसमें भी अगली रानी है, उसने कहा मैं तो ये नहीं खाऊंगी, दूसरी खाऊंगी। सबको एक ही खिलाने भी रानी होने का क्या मतलब हुआ। उसकी भी तो फरमाइश हो सकती है कि मसाले कम। तो कैसे बनती होगी, कहां से उनकी सब्जियां आती होगी, सब लिखवाया उन्होंने। आज इस शाम को ये सब्जियां हमारे यहां बनाई गई थी। उन्होंने ये भी लिखवाया कि कौन सी रानी ने कौन सी चूनड़ी कब मंगवाई थी, उसमें कौन से कलर किए गए थे, कलर करने वाला कौन था, कितने रुपए लगे थे, कौन सी रानी ने कौन सा नेकलेस कब मंगवाया था, किससे बनवाया गया था, कितना सोना था, कितने रुपए का भुगतान किया गया था। इससे पता चलता ना कौन सी रानी की ज्यादा चलती है और कौन सी की कम। जिसके गहने ज्यादा है उसकी चल रही है ज्यादा, जिसके गहने कम आए उसकी चल रही है। या आप ये कह सकते हो कि सर जिसके कम आए वो सादगीपूर्ण जीवन बिताती होगी, एक को थोड़ा ज्यादा यूं शो ऑफ करना होता होगा, इंस्टा पे फोटो लगानी होती होगी। ये भी तो हो सकता है। बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो लिखा हुआ है कहीं पे कि जयपुर के राजा की बारात जोधपुर गई, बारात को खाना क्या क्या मिला ये लिखा हुआ है। तो उसमें एक है कि लगातार कई दिनों से मिठाई खाने के बाद बाराती परेशान हुए, उन्होंने राजा के सामने ये मांग रखी कि हमें आज सब्जी रोटी खिलाई जाए। तब मुझे वापस याद आता है कि लगभग 10-15 साल पहले तक गांव में जिस दिन मीठा बनता था घर पे, उस दिन रोटी सब्जी नहीं बनाते थे। मकर संक्रांति आती है, मुझे याद आता है मकर संक्रांति को गुलगुले बनाते। गुलगुले समझते हो, मीठे पकौड़े। उस दिन मम्मी रोटी सब्जी नहीं बनाती। हम गुलगुले खाने के बाद कहते मम्मी रोटी, ना ना आज रोटी गई, गुलगुले और खा ले। घर पे या तो रोटी बनेगी या मीठा बनेगा, दोनों एक साथ नहीं बनेंगे। इसलिए गांव का आदमी आज भी खाना जब खाता है, यदि मिठाई होती है तो पहले मिठाई खाता है, लास्ट में खाना खाता है, लास्ट में रोटी खाता है। शहरों में उल्टा हुआ है, पहले रोटी खिलाते हैं, भरपेट खिलाते हैं, फिर लास्ट में लाते हैं कि मिठाई ले लीजिए। गांव वाले को यूं दिया जाता है तो वो बेइज्जती फील करता है कि जब खिलानी ही नहीं थी तो लास्ट में क्यों लाया। गांव में हलवा बनता है, पहले थाली में वो भरपेट हलवा खाता है, फिर लास्ट में कहता है कोई चरका मरका अचार वचार हो तो ला दो भले। खीर बनती हो, भरपेट खीर खाता है, बोले यही तो होता है। उसे पता चलता है कि हाँ यार तरीका यही था, हमने अंग्रेजी तरीके अपनाए। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि पहले मिठाई 12 महीनों में 2-4 बारी बनती थी, तो जब बनी उस दिन तो पेट भर के खाऊं। आज जब डेली लोगों के पास उपलब्ध है, लोगों को लगता है ठीक है यार लास्ट में थोड़ी बहुत मिल जाएगी, वही सही है। वो जो भी हम पढ़ते हैं, सोर्स जो हम पढ़ेंगे वो कैसे होंगे। अच्छा, क्या ये नहीं है कि जयपुर के राजा ने जोधपुर के राजा को लेटर लिखा है कि मुझे आपकी बहन से शादी करने के लिए इस तारीख को आना था, पर मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि हमारे अकाल पड़ा हुआ है, तो मुझे ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमें दो चीज पता चलती है, राजाओं की शादियां किससे किसकी हो रही थी। दूसरा ये कि इस साल अकाल पड़ा था, किस किस साल में अकाल पड़ता था पता चलता है। और अकाल पड़ा इसलिए राजा ने शादी टाल दी। हम गांव में अभी तक देखते हैं, किसी बच्चे की सगाई हो भी रखी है, किसी लड़के लड़की की सगाई हो रखी है, घर वालों ने तय भी कर रखा है कि ब्याह करेंगे, और उस साल फसल अच्छी नहीं हो, आपसी सहमति से कई बार किया जाता है कि एक बार वैसे नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे किसका हो यार। करते ही हैं, आज भी करते हैं। इसका मतलब ये परंपरा पहले से चली आ रही है। एक राजा ने दूसरे राजा को लेटर लिखा है, लड़ाई की बात है उसमें कि हम युद्ध होगा, वरना ये बात माननी पड़ेगी। हमें पता चलेगा ना युद्धों में किन किन बातों का सामना करना पड़ता था। वो जो सारे सोर्स है, वो सोर्स कैसे है, आर्काइवल। कैसे सोर्स है, पहले पड़ गई। सोर्स कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन से, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल में पहला कौन सा, अभिलेख।